Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 10, Contact with Distant Lands. In history, distant को हम क्या बोलते हैं? दूर. और जो आपका चैप्टर है कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, इसका मतलब है दूर देश से संपर्क. तो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं. सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे इस चैप्टर के बारे में. सबसे पहले 200 BCE में जो सतावाहनास थे, उन्होंने अपनी पावर को क्या करा? राइज करा, यानी उसको उठाया. फिर 100 BCE में जो सिल्क रूट है, दैट बिकम इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट. जो सिल्क रूट है वो एक इम्पॉर्टेंट लिंक बन गया जिसने ईस्ट और वेस्ट इन दोनों डायरेक्शंस को आपस में जोड़ा. उसके बाद 300 BCE में डिक्लाइन ऑफ सतावाहनास. जो सतावाहना एम्पायर था उसका क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया. 400 BCE में गुप्ता एम्पायर एस्टैब्लिश्ड. जो गुप्ता एम्पायर था वो स्थापित हुआ. 399 BCE में CE में जो फाहेन था वो भारत आया. ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ? कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाएं बता रहा हूँ जो कि 200 BCE से 1200 CE तक के बीच में हुई थी. 700 CE में जो हुएन संग है वो कहाँ पे आया था? भारत आया था. और 600 CE से 1200 CE तक का जितना भी आपका समय है वो किस किस का है? पल्लवास एंड चालुक्यास. So now let's start our chapter introduction. Did you ever imagine that more than 2000 years ago people from distant lands as far as Greece would come to India when there were no airplanes, no trains and no motor vehicles? क्या आप कल्पना कर सकते हैं that more than 200 years ago कि 2000 years पहले या उससे ज़्यादा पहले जो लोग थे वो दूर जो देश हुआ करते थे जैसे कि ग्रीस है, वुड कम टू इंडिया. वो ग्रीस से जितने भी लोग हुआ करते थे वो कहाँ आते थे? भारत आते थे. When there were no airplanes, जब वहाँ पर कोई एयरप्लेन्स नहीं थे, कोई ट्रेन्स नहीं थी, कोई मोटर व्हीकल्स नहीं थे. वेल अलेक्जेंडर डिड. जो अलेक्जेंडर था उसने क्या किया? लॉन्ग जर्नीज मोटिवेटेड बाई अ डिज़ायर टू कनकर फॉरेन लैंड्स, एंथ्यूज्ड विद adventures form a big slice of man's history. जो बड़ी बड़ी जर्नीज़ थी उन्होंने क्या किया? मोटिवेट किया, उन्होंने प्रेरित किया और एक मंशा, एक डिज़ायर लोगों के अंदर पैदा किया टू कनकर फॉरेन लैंड्स, जिससे जो वो लोग थे वो विदेशी ज़मीनों को जीतने की जो मंशा थी वो उनके अंदर आई, जिससे वो क्या हुए? उत्साहित हुए. एंथ्यूज्ड का मतलब क्या है? उत्साहित हुए. विद एडवेंचर्स. एडवेंचर्स मतलब ध्यान देने योग्य घटना, कि ऐसी घटना जो कि ध्यान देने योग्य है, वो ऐसी घटनाएं उस टाइम पर हुई. दैट फॉर्म्स अ बिग स्लाइस. इन्होंने इन घटनाओं से एक बड़ा टुकड़ा बन गया
ऑफ मैन्स हिस्ट्री, यानी कि मानव इतिहास का। लेट अस सी हाउ दीज जर्नीज and eventually the contacts with the distant lands shaped and affect history। अब हम ये देखेंगे कि कैसे ये जो जर्नीज़ थी ये अंत में दूर देश से संपर्क में किस तरीके से ये बदली या फिर इन्होंने आकार लिया। एंड इफेक्ट हिस्ट्री, और जो इतिहास था उसको किस तरीके से प्रभावित किया। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर सेवरल स्मॉल किंगडम्स केम अप। जब मौर्यन एम्पायर यानी कि जो मौर्यन साम्राज्य था वो क्या हो गया, ढहने लगा, उसके बाद सेवरल स्मॉल किंगडम्स, कुछ छोटे छोटे राज्य आए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वॉज द अराइवल ऑफ फॉरेन ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी विकास उस समय हुआ वो क्या था, अराइवल ऑफ फॉरेन ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया, कि जो विदेशी जनजातीय समूह थे वो कहाँ पर आए, भारत आए। So that was the most important development. The Indo-Greeks conquered much of northern India including parts of उत्तर प्रदेश। जो भारत यूनानी थे उन्होंने जो नॉर्दर्न इंडिया था यानी कि जो उत्तरी भारत था वो उस पर जीत हासिल करी, इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, और उन भागों में जो उत्तर प्रदेश था वो भी शामिल हुआ। द मोस्ट फेमस रूलर वॉज मेनेंदर वन। और जो फेमस यानी कि जो प्रसिद्ध शासक उस समय रहे थे वो कौन थे, मेनेंदर वन। ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म। तो जो मेनेंदर थे उन्होंने अपना जो धर्म था वो किस में बदल लिया, बुद्धिज़्म में। The Indo-Greeks issued coins, the first of which were minted under Menander I। जो भारत यूनानी हुआ करते थे उन्होंने कुछ कॉइन्स जारी किए, एंड फर्स्ट ऑफ विच वर मिंटेड अंडर मेनेंदर I। और सबसे पहले ये जो कॉइन्स थे ये किन्होंने ढाला था, किनके अंडर में इन कॉइन्स को ढाला गया, वो थे मेनेंदर I। द साकाज वर एलियन ट्राइब्स हु एंटर इंडिया by defeating the native kings and established a strong foundation of the Saka kingdom in India। जो साकास थे वो कौन थे, विदेशी जनजाति जिन्हें आप बोलते हैं एलियन ट्राइब्स। वो कुछ विदेशी जनजातियां थीं जो कि भारत में आईं। बाय डिफीटिंग द नेटिव किंग्स, अपने राजाओं को हराकर, एंड इस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, और उन्होंने एक मजबूत आधार की स्थापना करी, ऑफ द साका किंगडम, जिससे क्या बना, साका राज्य बना इन इंडिया। डिफरेंट ब्रांचेस रूल्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अलग अलग ब्रांचेस ने अलग अलग भागों में अपना जो शासन था वो किया भारत में। दे वर इन कंटिन्यूअस कन्फ्लिक्ट विद द सतावाहनास, और वो लगातार टकराव में रहे, किनके साथ, सतावाहनास के साथ। इन द नॉर्थ, उत्तर में, द लास्ट मौर्यन रूलर वॉज मर्डर्ड बाय हिज ओन कमांडर इन चीफ पुष्यमित्रा सुंगा, हु फाउंडेड अ न्यू डायनेस्टी। उत्तर में क्या हुआ था कि जो मौर्यन रूलर्स थे, जो लास्ट मौर्यन रूलर थे, उसका जो मर्डर था वो किसने किया, उसके खुद के
प्रमुख कमांडर ने किया था, और उस प्रमुख कमांडर का नाम क्या था? पुष्यमित्रा शुंगा, हु फाउंडेड अ न्यू डायनेस्टी, जिसने एक नया वंश खोज निकाला। दिस डायनेस्टी वॉज फॉलोड बाय द कनावाज, और ये जो वंश था ये किसने फॉलो किया? कनावाज ने। फाइनली द गुप्ता एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड हेयर इन द 4th century CE। उसके बाद जो गुप्ता एम्पायर था, यानी कि जो गुप्ता साम्राज्य था, उसकी स्थापना हुई इन द 4th century CE। 4th century CE का क्या मतलब है? 400 CE में। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो 400 CE का समय है, उस टाइम पर गुप्ता एम्पायर क्या हुआ? स्थापित हुआ। द इम्पॉर्टेंट किंगडम्स ऑफ द साउथ वर चेराज, चोलाज एंड पांड्याज। और जो ज़रूरी किंगडम्स, यानी कि जो ज़रूरी राज्य हुआ करते थे उस समय साउथ में, यानी कि दक्षिण में, वो कौन कौन से हुआ करते थे? शेराज, चोलाज एंड पांड्याज। द पल्लवाज एंड चालुक्याज रूल्ड बिटवीन 6th and 12th century CE। जो पल्लवास थे और जो चालुक्यास थे, उन्होंने अपना जो शासन किया था वो 600 CE से 1200 CE के बीच में किया था। तो ये चीज़ें मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। वी विल बी लर्निंग मोर अबाउट ऑल दीज डायनेस्टीज़ लेटर इन द चैप्टर्स। अब जो चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे, उन चैप्टर्स के अंदर हम इन डायनेस्टीज़, इन वंशों के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम्स ऑफ द साउथ, कि जो दक्षिण में क्या कौन कौन से किंगडम्स थे, कौन कौन से राज्य थे, उनके बारे में। इंडिया बीइंग अ पेनिनसुला, जो भारत है वो क्या है? प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है। द साउदर्न पार्ट हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, और जो दक्षिणी भाग है उसकी सबसे बड़ी क्या होती है? कोस्ट लाइन होती है, यानी कि जो समुद्र तट है वो दक्षिण में सबसे बड़ा है। विच इज़ बेनिफिशियल फॉर ट्रेड, और ये व्यापार के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ऑल्सो देयर आर फर्टाइल रिवर वैलीज़, वहाँ पर जो नदी की जितनी भी घाटियाँ हैं वो सभी कैसी हैं? फर्टाइल, यानी कि उपजाऊ है। लाइक द कावेरी रिवर वैली, और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल रिवर वैली का नाम है वो किसका है? कावेरी रिवर वैली का। द रूलर्स हु कंट्रोल्ड दीज लैंड्स बिकेम वेरी रिच, और ये जो शासक थे जिन्होंने इन ज़मीन पर क्या करा? अपना नियंत्रण करा, वो बहुत कैसे होते थे? रिच हुआ करते थे, काफ़ी अमीर हुआ करते थे। एंड एस्टैब्लिश्ड पावरफुल किंगडम्स, और इन्होंने बहुत ही मजबूत राज्यों की क्या करी? स्थापना करी। संगम लिटरेचर मेंशंस अ तमिल वर्ड मूवेंदर मीनिंग 3 रूलर्स। जो संगम लिटरेचर है उसके अंदर एक तमिल वर्ड का जो उपयोग है वो किया गया है, जिसका क्या मतलब निकलता है? 3 रूलर्स, यानी कि तीन शासक। तो जो मूवेंदर है वो क्या है? रूलर्स ऑफ 3 तमिल किंगडम्स। जो तमिल के जितने भी किंगडम्स थे, जितने भी तमिल के अंदर जितने भी राज्य थे, उनके अंदर जो रूलर्स हुए, सपोज़ मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो तमिल के जितने भी किंगडम्स थे वो क्या थे? शेराज, चोलाज और पांड्यास। तो वहाँ पर इन तीनों राज्यों में जो रूलर्स हुआ करते थे, तो देयर आर 3 रूलर्स, ओके, देयर आर 3 किंगडम्स, देयरफॉर देयर आर 3 रूलर्स जो कि उन किंगडम्स पर रूल करते थे, शासन करते थे। उन्हीं को क्या बोला गया? मूवेंदर बोला गया। These were the Pandyas, Cholas and Sheras. Okay, these
3 साउदर्न किंगडम्स वर इन कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट फॉर सुपरमेसी। और ये जो तीनों दक्षिणी राज्य हुआ करते थे वहाँ पर लगातार टकराव होता था इन तीनों के बीच में, इन तीनों किंगडम्स के बीच में, फॉर सुपरमेसी। सुपरमेसी का क्या मतलब है? पावर टू डोमिनेट, प्रभुत्व पाने के लिए इन तीनों किंगडम्स में क्या होता रहा? टकराव होता रहा। द पांड्याज ऑक्यूपाइड द साउदर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ इंडिया। जो पांड्याज थे उन्होंने दक्षिणी छोर, भारत का जो दक्षिणी छोर था उसको, दक्षिणी सिरा हम बोल सकते हैं, दक्षिणी सिरे को क्या करा था? ऑक्यूपाई किया हुआ था। देयर कैपिटल वॉज मदुरई। उनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? मदुरई। द पांड्या किंग्स ऑर्गेनाइज्ड संगम्स इन मदुरई। जो भी पांड्या किंग्स हुआ करते थे उन सभी ने संगम्स का क्या मतलब है? एकेडमी ऑफ पोइट्स, यानी कि ऐसी एकेडमी जिसके अंदर जो कवि हुआ करते थे वो भाग लिया करते थे और कवि सम्मेलन किया करते थे। तो उनका गठन इन पांड्या किंग्स ने करा था। कहाँ पर? मदुरई में। द पांड्या किंगडम प्रॉस्पर्ड इन ट्रेड। जो पांड्या किंगडम था वो काफ़ी समृद्ध था अपने व्यापार में। द फाइनेस्ट फिशरीज अलोंग द साउदर्न कोस्ट वर अंडर देयर कंट्रोल। और जो मछली पालन हुआ करता था उस समय साउदर्न कोस्ट, यानी कि जो दक्षिणी तट, दक्षिणी जो समुद्र तट था वहाँ पर, वो इन पांड्यास के नियंत्रण में था। द शेरा किंगडम ऑक्यूपाइड प्रेजेंट डे वेस्टर्न तमिलनाडु एंड केरला। और जो ये शेरा किंगडम है उसने कौन कौन सी जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ था? वेस्टर्न तमिलनाडु एंड केरला, यानी कि जो पश्चिमी तमिलनाडु था और जो केरला था उसको ऑक्यूपाई किया हुआ था शेरा किंगडम ने। द शेराज हैड एन एक्सीलेंट नेवी। जो शेराज थे उनके पास बहुत ही उत्कृष्ट नौसेना थी। एंड कैरीड ऑन ओवरसीज ट्रेड। और इन्होंने विदेशी व्यापार जारी रखा विद द रोमन्स के साथ मिलकर के। देयर मेन पोर्ट वाज मुजरीज। और इनकी जो मुख्य बंदरगाह थी उसका नाम क्या था? मुजरीज। द चोलाज किंगडम कंसिस्टेड ऑफ त्रिची एंड थंजावर रीजन्स इन तमिलनाडु। उरियूर was their capital and Kaveripattinam was an important port city. जो चोला किंगडम था उसके अंदर त्रिची और थंजावुर इस टाइप के कुछ रीजन्स थे जो कि तमिलनाडु के अंतर्गत आते थे। उरियूर क्या थी? चोला किंगडम की राजधानी थी। एंड कावेरीपत्तिनम वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी। जो कावेरीपत्तिनम था वो काफ़ी ज़्यादा मुख्य बंदरगाह थी इस शहर की। अनदर किंगडम रूल्ड बाय द सतावाहना डायनेस्टी रोज टू पावर इन 200 BCE। उसके बाद एक और किंगडम, एक और राज्य ने शासन किया और उस डायनेस्टी का नाम था सतावाहना। रोज टू पावर इन 200 BCE। और इन 200 BCE में इन्होंने अपनी जो ताकत है उसको बढ़ाना शुरू करा। दे ऑक्यूपाइड ए लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया नोन एज दक्षिणापाठा और द रूट टू द साउथ। और इन्होंने मध्य भारत का
सबसे बड़ा पार्ट ऑक्यूपाई किया, जिसको बोला गया दक्षिणा पाठा। दक्षिणा पाठा को हम और क्या बोलते हैं? रूट टू द साउथ, यानी कि दक्षिण की तरफ जाने वाला रास्ता। देयर कैपिटल सिटी वॉज प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान क्या थी? सतावाहना डायनेस्टी या फिर सतावाहना डायनेस्टी के द्वारा जो किंगडम पर शासन किया गया, वहाँ की राजधानी थी प्रतिष्ठान। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज गौतमीपुत्रा सताकर्णी। जो गौतमीपुत्रा सताकर्णी था वो इस वंश का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी शासक था। द सतावाहनाज वर एफिशिएंट रूलर्स। जो सतावाहनाज थे वो काफ़ी ज़्यादा कुशल शासक थे। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड अंडर देयर रूल। जो व्यापार है और जो वाणिज्य है वो इन्हीं के शासन में निखरा था। बैरूच वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट। जो बहरूच था वो वहाँ का सबसे ज़्यादा मुख्य बंदरगाह के अंतर्गत आता था। शिप्स फ्रॉम इराक, इजिप्ट, पर्शिया एंड अरेबिया डॉक्ड हेयर। जितने भी जहाज़ हुआ करते थे जो कि इराक, इजिप्ट, पर्शिया और अरेबिया से आते थे, वो सभी जहाज़ों के जो गोदाम थे वो यहाँ पर होते थे। तो जो भी जहाज़ इराक से आता था, इजिप्ट से आता था, पर्शिया से आता था या अरेबिया से आता था, वो इस गोदाम के अंदर सबसे पहले आता था। द सतावाहनाज वर द फर्स्ट टू इशू कॉइन्स विद पोर्ट्रेट्स ऑफ देयर रूलर्स। जो सतावाहनाज थे वो सबसे पहले थे जिन्होंने ये जो सिक्के थे ये जारी किए, जिन पर जो शासक हुआ करते थे उनकी जो तस्वीरें थीं वो गुंधी हुई थी, या आप कह सकते हैं एम्बोज्ड ऑन देम। एम्बोज्ड का मतलब क्या है? उभरा हुआ। तो ये कॉइन्स इस तरीके के थे कि उन कॉइन्स के ऊपर जो रूलर्स हुआ करते थे उनके जो पोर्ट्रेट्स थे, जो उनकी तस्वीरें थीं, वो उभरी हुई थीं। द सतावाहनाज डिक्लाइंड अराउंड द 3rd century CE। जो सतावाहनाज थे उनका पतन 300 CE में हुआ। अब आगे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। आगे क्या है, एक बार मैं आपको ये जो मैप है ये दिखाना चाहूँगा। इस मैप में क्या दे रखा है? इंडिया आफ्टर मौर्यास। मतलब मौर्यास के बाद जो भारत जो दिखता था वो किस तरीके से दिखता था, एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले थे कनिष्का एम्पायर, ओके, उसके बाद साकाज, देन साउथ में सतावाहनाज एंड देन बिल्कुल जब आप नीचे चले जाएंगे तमिलनाडु, केरला की तरफ, तो वहाँ पर शेराज, चोलाज और पांड्यास ये हुआ करते थे। तो ये मौर्यास के बाद इस तरीके का भारत दिखता था। तो लेजेंड को जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो किसका है? शेराज का, पांड्यास का और चोलास का। उसके बाद जो येलो वाला पोर्शन है वो कौन सा है? कनिष्का एम्पायर है। जो पिंक वाला है वो सतावाहनास का है और जो लाइट पिंक है वो किसका है? शाकास का है। जो इसके अंदर ट्राइंगल में आपको दे रखे हैं, ट्राइंगल्स में जो भी आपको टाउन्स दिए हुए हैं वो सभी क्या हैं? एंशिएंट टाउन्स, काफ़ी प्राचीन कस्बे हैं वो। तो इस तरीके से आप लेजेंड को देखिए तो आपको ये जो मैप है ये भी समझ में आ जाएगा।
अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स सिल्क रूट के बारे में। सिल्क रूट क्या है? ट्रेडिंग रूट ऑफ सिल्क फ्रॉम वेस्ट। ओके, तो वेस्ट क्यों है इसको देख लेते हैं कि सिल्क वॉज वेरी पॉपुलर फैब्रिक इन द वेस्ट। उस समय पश्चिम में जो सिल्क था, जो रेशम थी, वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध फैब्रिक मानी जाती थी, यानी कि कपड़ा माना जाता था। दिस शाइनी स्मूथ फैब्रिक वॉज द मोस्ट कोवेटेड एंड एक्सपेंसिव टेक्सटाइल इन द वेस्ट। और ये जो चमकदार और चिकना कपड़ा हुआ करता था, वॉज द मोस्ट कोवेटेड, ये काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठित था। कोवेटेड का क्या मतलब है? प्रतिष्ठित। एंड एक्सपेंसिव टेक्सटाइल इन द वेस्ट, और पश्चिम में ये काफ़ी महंगा कपड़ा था। मेकिंग इट वॉज अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस, और इस रेशम को तैयार करना काफ़ी ज़्यादा लंबा और कठिन प्रक्रिया कहलाता था। तो रेशम को उत्पन्न करना वो काफ़ी ज़्यादा एक तो लंबा प्रोसेस था और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस था, यानी कि कठिन प्रोसेस था। सिल्क वॉर्म्स वर ब्रेड, जो रेशमी के कीड़े थे, उनकी जो नस्लें थीं, उनको पाला जाता था। द शाइनी सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकून्स, और जो उन कीड़ों से जो कोए, रेशम के कोए उत्पन्न किए जाते थे, उनसे एक चमकता हुआ रेशमी धागा उत्पन्न किया जाता था या लिया जाता था। दैट हैज़ टू बी टेकन एंड देन प्रोसेस्ड, फिर उसको परिवर्तित किया जाता था। प्रोसेस्ड का मतलब है परिवर्तित। एंड देन स्पन इनटू थ्रेड, फिर उसको धागे में काता जाता था। द सिल्क थ्रेड वॉज देन वोवन इनटू फैब्रिक, फिर ये जो रेशम का धागा था, इसको कपड़े में बुना जाता था। दो सिल्क वॉज मेड इन चाइना, ये जो रेशम थी ये कहाँ पे बनती थी? चाइना में बनती थी। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, यानी कि हज़ारों साल पहले। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट वॉज नॉट डिस्क्लोज्ड टू द आउटसाइड वर्ल्ड, लेकिन जो बाहरी दुनिया थी उसके सामने इसको बनाने का जो प्रोसेस था, जो प्रक्रिया थी, उसका खुलासा नहीं किया गया था। ट्रेडर्स टुक द फैब्रिक टू द वेस्ट, जो भी व्यापारी थे वो इस कपड़े को वेस्ट से ले जाते थे, यानी कि पश्चिम से ले जाते थे। एंड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स, और बहुत बड़े बड़े मुनाफे करते थे। मतलब उनका जो मुनाफा हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था जब वो ये फैब्रिक ले जाते थे। द रूट थ्रू विच सिल्क वॉज टेकन टू द वेस्ट केम टू बी नोन एज द सिल्क रूट, और ऐसा रास्ता जहाँ से रेशम को लिया जाता था और कहाँ ले जाया जाता था, इसको वेस्ट में यानी कि पश्चिम में ले जाया जाता था, तो वो क्या कहलाया? आपका सिल्क रूट कहलाया। ओके, तो सिल्क रूट स्टूडेंट्स क्या था? सिल्क रूट वॉज द ट्रेडिंग रूट ऑफ सिल्क फ्रॉम वेस्ट। The 6,400 kilometer long route linked the cities of Middle East to the Chinese capital, और जो ये 6,400 किलोमीटर लंबा रास्ता था, ये मिडिल ईस्ट की जो मिडिल ईस्ट में जो शहर थे उनसे जुड़ा हुआ था। और ये ही किससे जुड़े हुए थे? चाइनीज़ कैपिटल, यानी कि जो चाइना की राजधानी थी उससे ये जो रास्ता था ये जुड़ा हुआ था। द रूट पास्ड थ्रू हॉस्टाइल टेरेन,
ये जो रास्ता था ये हॉस्टाइल यानी कि विपरीत और टेरन यानी कि जो भूमि प्रदेश है उससे पास होकर के गुज़रता था। विद डिफ़िकल्ट माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स, और इस रास्ते में बहुत ही ज़्यादा कठिन पर्वत और रेगिस्तान भी आते थे। देयर वॉज ऑलवेज अ थ्रेट ऑफ अटैक बाई बंडिट्स। जो ये रास्ता था वहाँ पर एक डर बना रहता था, एक आशंका ये रहती थी कि कहीं कोई जो लुटेरे हैं वो यहाँ पर आक्रमण ना कर दे। ट्रेडर्स रिस्क्ड देयर लाइफ्स, जो व्यापारी थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को रिस्क पर रखा हुआ था। एंड लेड लोडेड कारवाज अक्रॉस डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स, और इनका जो एक काफ़िला था, व्यापारियों का जो एक काफ़िला था वो इन रेगिस्तानों और पहाड़ों से इस रास्ते से होकर के गुज़रता था। द सिल्क रूट बिकेम द फर्स्ट रियल लिंक बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट अराउंड 100 BCE। जो सिल्क रूट था, सिल्क रूट यानी कि ट्रेडिंग रूट, जो ट्रेडिंग रूट था सिल्क को ले जाने का, दैट बिकेम द फर्स्ट रियल लिंक, ये काफ़ी पहला रियल लिंक बना जिसने ईस्ट और वेस्ट, पूरब और पश्चिम को आपस में जोड़ दिया। अराउंड 100 BCE, और 100 BCE में आपका ये जो सिल्क रूट है ये डेवलप हुआ। अपार्ट फ्रॉम सिल्क मैनी अदर गुड्स लाइक पोर्सिलिन एंड Chinese inventions like gunpowder and paper etc. were also taken to the west. रेशम के अलावा जो अन्य माल हुआ करते थे, गुड्स हुआ करते थे, जैसे कि पोर्सिलिन। पोर्सिलिन क्या है? इट इज़ अ ग्लेज्ड अर्थनवेयर, या फिर आप इसे क्या बोलते हैं, चीनी मिट्टी का बर्तन, या फिर जो चाइनीज़ इन्वेंशंस थी, यानी कि जो चाइनीज़ द्वारा इन्वेंशंस की गई थी, आविष्कार किए गए थे, जैसे कि गन पाउडर है, पेपर है। दे वर ऑल्सो टेकन टू द वेस्ट, ये कहाँ ले जाए गए? पश्चिम में ले जाए गए। मैनी किंगडम्स ले अलोंग द रूट, बहुत सारे राज्य इस रूट के अंतर्गत आए। द पीपल एंड रूलर्स ट्राई टू कंट्रोल द रूट बाई डिमांडिंग पेमेंट फॉर लेटिंग द ट्रेडर्स पास थ्रू। जो लोग हुआ करते थे या फिर जो शासक हुआ करते थे, उन्होंने कोशिश की कि वो इस रास्ते पर अपना नियंत्रण बना सकें बाय डिमांडिंग पेमेंट, कि यदि वो पेमेंट की क्या करेंगे, मांग करेंगे अपनी तरफ से, फॉर लेटिंग द ट्रेडर्स पास थ्रू, और वहाँ से जितने भी व्यापारी हैं वो होकर के गुज़र जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने और शासकों ने इस रास्ते पर भी अपना नियंत्रण बनाने की कोशिश की थी। दे टुक टैक्सेस, गिफ्ट्स एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम द ट्रेडर्स, उन्होंने टैक्सेस यानी कि कर, गिफ्ट्स यानी कि तोहफे, एंड ट्रिब्यूट यानी कि शुल्क किन से लिए? ट्रेडर्स से, व्यापारियों से। इन रिटर्न, और बदले में, दे ऑफर्ड सिक्योरिटी अगेंस्ट रॉबर्स टू द ट्रेडर्स, और बदले में इन्होंने सुरक्षा दी, किन से? लुटेरों से, टू द ट्रेडर्स, किनको? व्यापारियों को। तो व्यापारियों को सुरक्षा देने का काम भी इन्हीं लोगों ने और रूलर्स ने किया। और ये जो सुरक्षा दी जा रही थी, ये किनको दी जा रही थी? ट्रेडर्स को, यानी कि व्यापारियों को। द सिल्क रूट पास्ड थ्रू इंडिया ऑल्सो, जो ये सिल्क रूट था ये भारत से होकर के भी गुज़रता था। द कुशानास ट्राई टू कंट्रोल अ पार्ट ऑफ द सिल्क रूट, जो कुशानास थे इन्होंने कोशिश की कि वो सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण बना लेंगे या इसके कुछ भाग पर अपना नियंत्रण पा लेंगे,
which passed through their kingdom in north and northwest India। जैसा कि आपको पता है कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उस टाइम कुशानास थे, तो वहाँ से होकर के भी इसका कुछ हिस्सा गुज़रता था सिल्क रूट का। तो इन्होंने भी उस थोड़े से पार्ट पर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश की। द ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट वेंट फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू द माउथ ऑफ द रिवर इंडस। और एक जो शाखा थी इस सिल्क रूट की, ये कहाँ से गई? सेंट्रल एशिया से। और किधर चली गई? टू द माउथ ऑफ द रिवर इंडस, जो रिवर इंडस थी उसके मुंह में। फ्रॉम देयर द गुड्स वर शिप्ड टू द रोमन एम्पायर। और वहाँ से ये जो माल था ये शिप किया जाता था रोमन एम्पायर यानी कि रोमन साम्राज्य को। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द ट्रैवलर्स एंड ट्रेडर्स कैरीड विद देम देयर कल्चर, आइडियाज़ एंड बिलीव्स टू द डिस्टेंट लैंड्स। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये था कि जो यात्री थे और जो व्यापारी थे वो अपनी सभ्यता, अपने आइडियाज़ यानी कि अपने विचार और अपने बिलीव्स यानी कि अपने विश्वास पर दूर देश से संपर्क करते थे। बुद्धिज़्म स्प्रेड टू चाइना थ्रू द सिल्क रूट। जो बुद्धिज़्म था ये एक ऐसा रिलीजन था जो कि फैला था कहाँ पर? चाइना में, थ्रू द सिल्क रूट। सिल्क रूट्स के माध्यम से ये फैला। तो ये कैसे फैला? वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो यहाँ तक की वीडियो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। और स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सुबह को उठें आप अपने माता पिता के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद लें, तभी अपने दिन की शुरुआत करें। दूसरा, आपसे जितने भी बड़े लोग हैं आप उनका आदर सम्मान करें। और आई थिंक कि आप मेरे ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको फॉलो करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक। हैव अ नाइस डे।